नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का एक विषय संधि और संधि के प्रकार। इस कक्षा के माध्यम से आज हम संधि और संधि के प्रकारों और दीर्घ संधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हमने समझ लिया था कि क्या क्या पढ़ा है हमने पहले कि वर्ण विचार और संज्ञा। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा टॉपिक लेके हम चल रहे हैं। वो कौन सा है? संधि। तो आज हम आपके सामने संधि लेके आए और हम इस चैनल के माध्यम से सुरेश खराड़ी ई कक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको पढ़ाई को निरंतर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। संधि स्वरूपम। संधि के स्वरूप कितने हैं और इसकी परिभाषा। संधि स्वरूपम एवं परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? तो दो समीपवर्ती वर्णों स्वरों या व्यंजन के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संधि किसे कहते हैं ऐसा आ जाए प्रश्न तो आपको लिखना है दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल से जो उसमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? तो संस्कृत में कहेंगे वर्णानाम मेलनम संधि। संधि क्या है? वर्णों का मेल है, वही संधि है। ठीक है, इस प्रकार से संस्कृत में आप परिभाषा याद कर सकते हैं। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का मेल ही संधि है। तो परिभाषा से हम आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार यानी संधि त्रय भेदा। संधि के कितने भेद हैं? या भेदा भी आ सकता है या विधा। तो संधि कति विधा ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, या संधि कति भेदा। तो संधि के कितने भेद है? तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की कौन कौन सी है? तो पहली जो संधि है वो है हमारे अच संधि। पहली संधि का नाम क्या है? अच संधि। और अच संधि को हिंदी में अपन किस नाम से जानते हैं? विसर्ग संधि के नाम से। और जो हल संधि है उसे हम हिंदी में व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। अब ये तीनों संधि होती है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अच संधि। अच संधि में दो स्वरों का परस्पर मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा आपने देखी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, स्वर या अक्षर, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उन दोनों स्वरों से, तो उससे क्या बनती है? अच संधि या स्वर संधि। दूसरा है हल संधि। तो हल संधि या व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उससे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो प्यारे बालकों, इसको मैं थोड़ा और गहराई से समझा देता हूं। अगर जो संधि करते हैं अपन तो उसमें दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो दो पद होते हैं। इन दोनों पदों में पूर्व पद का अंतिम अक्षर या वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण या अक्षर का मेल होता है, तो इनसे नया वर्ण बनता है, नया वर्ण बनेगा। तो जैसे यहां स्वर संधि में जो स्वर मिलेंगे
यानी यहाँ दो स्वर ही होंगे, जैसे पूर्व पद यानी प्लस के आगे भी क्या होगा स्वर, और उत्तर पद प्लस के बाद में होगा वो भी क्या होगा स्वर। यानी कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अच संधि या स्वर संधि में जो मेल होता है वो दोनों स्वरों का ही होता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में कौन सा वर्ण होगा, केवल स्वर वर्ण। तो इस प्रकार से हमने समझी संधि की, स्वर संधि की परिभाषा। अब देखते हैं हम हल या व्यंजन संधि में कौन से वर्णों का मेल होता है। तो इसमें जो पूर्व पद है यानी प्लस से आगे का, उसमें तो होगा स्वर, व्यंजन। इसमें हल संधि में जो पूर्व पद होता है प्लस से आगे, वहां होगा व्यंजन, व्यंजन वर्ण होगा। और प्लस के बाद में यानी उत्तर पद, तो उत्तर पद होगा अपना स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन भी हो सकता है। यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ दोनों तरफ स्वर ही रहते हैं, प्लस के आगे और पीछे, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद में स्वर संधि में। जबकि हल या व्यंजन संधि में व्यंजन आगे रहेंगे, यानी पूर्व पद में व्यंजन रहेंगे और उत्तर पद में स्वर या व्यंजन। उसी प्रकार विसर्ग संधि में देखेंगे तो विसर्ग संधि में पूर्व पद में विसर्ग रहेगा, पूर्व पद का अंतिम अक्षर, और उत्तर पद में स्वर या व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन किन वर्णों का मेल होता है। तो तीन संधि है, अच संधि या स्वर संधि में दोनों स्वरों का मेल होता है, और व्यंजन या हल संधि में व्यंजन स्वर या व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। इस प्रकार इस संधि के मुख्य तीन भाग हैं। अब हम एक एक संधि को लेकर विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्वर संधि, और स्वर संधि के मुख्य भाग तो 5 है, लेकिन पूर्व रूप और पर रूप को भी जोड़ दिया जाए तो उनके स्वर संधि के कितने भाग हो जाते हैं, 7। तो हम देखते हैं आगे। स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ, और दीर्घ का जो सूत्र है व्याकरणिक दृष्टि से वो है अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका सवर्ण अगर से मेल होता है तो दीर्घ आदेश होता है। यानी ये सूत्र कह रहा है कि अक स्वर में, अक प्रत्याहार में जो सवर्ण के साथ मेल होता है तो क्या आदेश होगा, दीर्घ आदेश होगा। मतलब ये है कि आ के बाद आ जाए तो इसका जो दीर्घ है वो आदेश होगा, ई के बाद ई आ जाए तो बड़ा ई या दीर्घ ई आदेश होगा। जिस प्रकार यहाँ आगे की स्लाइड में अपन देखेंगे वैसे आ रहा है। और ऊ का मेल ऊ से होता है तो दीर्घ आदेश होता है, और री का मेल री से होता है तो दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ मतलब जो बड़ा वर्ण है, वो जो बड़ी मात्रा का वर्ण होता है उसको दीर्घ स्वर कहेंगे, और छोटी मात्रा का जो स्वर होता है उसको लघु स्वर कहेंगे। तो चलते हैं हम अगली आगे। दीर्घ संधि, इसकी एक सारणी बनाई है मैंने, और इस सारणी में आप समझोगे कि जैसे अ या आ, जब आ का मेल आ या आ से हो तो क्या बनेगा, आ दीर्घ आदेश होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, समान स्वर थे अ और अ, तो जो आदेश होगा वो क्या होगा, दीर्घ, मतलब बड़ा आ बनेगा, अ नहीं बनेगा, इसका वो ध्यान रखो। अब अकार सवर्ण मेल, आकार के जो सवर्ण होते हैं, सवर्ण कौन कौन होते हैं, अपने ही जाति के सवर्ण, मतलब अपने स्वयं की जाति, और स्वयं की जाति में कौन, अ के साथ अ, उ के साथ उ, री के साथ री। इस प्रकार से ये सजातीय वर्ण है, उनका मेल होता है दीर्घ संधि में।
जैसे आप देखोगे आ का मेल 4 स्वरूप में होता है। मैं यहां लिख दूं, देखो अ का मेल अ से भी हो सकता है, अ प्लस अ। दूसरी कंडीशन, अ का मेल आ से भी हो सकता है, अ प्लस आ। तीसरी कंडीशन, आ का मेल अ से, आ प्लस अ। और चौथी कंडीशन, आ का मेल आ से, तो आ प्लस आ। इस प्रकार से एक सवर्ण का यानी एक समान वर्ण वाले एक वर्ण का 4 प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं। तो हम उदाहरण पढ़ेंगे, उसमें इनके सबके स्वरूप देखेंगे। वैसे इसके भी 4 होंगे, ई के भी, उ के भी, री के भी। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ई मतलब 2 बार क्यों लिखा है, या ये ऑब्लिक में क्यों लिखा है, क्योंकि ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, दोनों छोटे लघु या दीर्घ ई हो सकता है। तो उसका मेल दीर्घ ई के रूप में होगा, यानी नया वर्ण बनेगा, मेल होके जो विकार उत्पन्न होके वो क्या बनेगा, दीर्घ वर्ण बनेगा। उ से उ का मेल होगा तो दीर्घ उ आदेश होगा। री और का री से मेल होगा तो दीर्घ री आदेश होगा। आगे नियम आ। देखो अ प्लस अ आ के जो नियम है वो अपन ने आगे देख लिया है। अ और आ का मेल अ और आ से होता है, क्या बनता है, आ। तो यहां पे देखो, अब उदाहरण देखते हैं, हम उदाहरण से समझते हैं। हेम में आप देखोगे म से जिस म में से आ निकलता है। देखो कोई भी वर्ण जब पूरा नहीं होता है तो वो हलंत में होता है। जिससे मां अगर अधूरा होता, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं होता, तो इसमें क्या हलन लगा हुआ होता। लेकिन यहाँ हलन नहीं है, मतलब मां में कोई न कोई स्वर मिला हुआ है। तो अपन को इस अंतिम अक्षर में जो स्वर मिला है वो निकालना है। तो यहाँ देखोगे तो आप मां की कोई मात्रा थे नहीं, ऊ होता तो ऊ की मात्रा होती तो ऊ निकालते, री की होती तो री निकालते। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है तो आ भी नहीं दिख रहा है, तो आ नहीं दिखा तो कोई स्वर नहीं है, ऐसा नहीं समझना है आपको। आ मिलेगा तो उसकी कोई मात्रा दिखेगी नहीं हमको, तो इसलिए इसमें आ मिला है। तो इससे मां में से हमने निकाला अ और इधर आ, तो आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, हमने पढ़ लिया है। इधर आगे से अ पीछे से आ मिला क्या बना, आ। तो इसका बन जाएगा आ, और ये आ हमने ले लिया, इसमें से आ ले लिया तो इसका हलंत हो गया। अब देखो इधर ही मां हलंत है और इधर लाया, तो ये जो नया आदेश हुआ, यानी अ और आ के मेल से आ आदेश हुआ, आ दीर्घ वर्ण आदेश हुआ अपने नियम के अनुसार। अक सवर्णे अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से ये आ आदेश हुआ। इस आ को हम इस म में जो म को जोड़ के शब्द बना लेते हैं। तो इसका हुआ ही हिम, और ये आ है वो इस म को दे देंगे तो म हिमा हो जाएगा, और इधर पीछे क्या रहा है, लय, तो इसका क्या बना, हिमालय। इसी प्रकार से आप यहां देखोगे, यहां भी अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा, और ये अ हट जाएगा और इसका अ निकल जाएगा, और दोनों अ मिलके आ बनेंगे। तो अपन इसका बनाएंगे दैत्य प्लस दैत्य, और दैत्य में नया वर्ण आ बना, उसको इसके सामने जोड़ देंगे दैत्या, और पीछे क्या है री, तो दैत्यारी। विद्यार्थी, तो इधर देखो आ प्लस अ, तो आ प्लस अ बराबर आ, तो इसका बना विद्या विद्यार्थी। इधर आ और आ बराबर आ, तो महा, इधर वाला हट जाएगा और ये आ हट जाएगा, आ मिलके नया आ बना, वो इधर रख दिया, फिर आत्मा। अ प्लस अ, आ प्लस आ बराबर आ,
तो ये बनेगा चा, चापी, अब ये पूर्वरप संधि के कारण दीर्घ वर्ण के बाद आया, इसलिए इसका अवग्रह आदेश हो जाएगा। विद्यार्थी, यहां आपको दिखेगी आ की मात्रा, वहां से तोड़ना है। देखो इसमें संधि थी, संधि मतलब जोड़ना, दो वर्ण टुकड़े में आए थे, दो शब्द, उनको हमने जोड़ा, तो वहां संधि। और जिसको जुड़ा हुआ आया है उसको तोड़ना, उसको कहते हैं विच्छेद। तो विच्छेद करेंगे विद्यार्थी का, तो यहां देखो आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा जिधर से उल्टा करना है अपन को, आ की मात्रा दिख रही है, तो आ का हम क्या बना सकते हैं, आगे भी अ या आ ले सकते हैं, पीछे भी अ और आ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लेंगे। तो लेना कौन सा, अब दो है ओब्लिक में, तो अब हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जो सार्थक है वो लेना है, अर्थ सही अर्थवान शब्द होना चाहिए। अगर अर्थवान नहीं है तो वहां संधि नहीं हो सकती। इसलिए आप यहां लेंगे, अगर आ लेंगे तो आ से बनेगा विद्या, विद्या, और आ लेंगे यहां से तो उसका बनेगा विद्या। अब आप ही बताओ कौन सा सही लग रहा है, तो विद्या सही है, तो हम इधर से ले लेंगे विद्या, आगे से पूर्व वर्ण के रूप में हमने तोड़ा विद्या। अब प्लस के बाद में भी, यानी उत्तर पद में भी हमें क्या लेना है, आ लेना है, आ तो सार्थक लेना है, तो आ लेंगे तो अर्थी बनता है, आ लेंगे तो आर्थी बनता है। तो आर्थी कोई शब्द होता नहीं है, तो हम ले लेंगे अर्थी, अर्थी। इस प्रकार से विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद बना वो क्या बना, विद्या प्लस अर्थी। अगला उदाहरण है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में इसकी पहचान देख लो, स्वर की, यहाँ आ का वर्ण दिख रहा है आपको, आ वर्ण से अपन इसे तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो दो रूप है इसके, आ भी ले सकते हैं, आ भी ले सकते हैं। अब यहां आप लोगे आ लोगे तो बनेगा पुस्तक, और आ लोगे तो बनेगा पुस्तका। तो सही कौन सा है, पुस्तक सही है, इसलिए हम यहां लेंगे पुस्तक, पुस्तक प्लस, अब पीछे का भी आ भी ले सकते हैं, आ भी ले सकते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास। तो देखो आ लेके देखते हैं तो अलय, कोई अर्थ नहीं होता अलय का, जबकि आ लेते तो आलय, तो आलय मतलब घर होता है। तो पुस्तकों का घर जो पुस्तकालय कहते हैं, विद्या का घर जो विद्यालय कहते हैं। तो ये पुस्तकालय विद्यालय एक जैसे उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आलय। ध्यान केवल अब हमें यही रखना है कि सार्थक शब्द होना चाहिए। इससे ऐसा इधर से स्वर ले रहे वो इस प्रकार का ले कि वो सार्थक हो, या आ लेते पुस्तका हो जाता वो निरर्थक हो जाता, इसलिए सार्थक शब्द लेना है। आगे है, यहां से दिखेगा आपको आ की मात्रा, वहां से तोड़ना है वही अ और आ, तो दैत्य सही होता है, दैत्या सही होता है, तो दैत्या कोई अर्थवान है नहीं, दैत्य मतलब होता है राक्षस, तो इसका लेंगे अपन दैत्य, अ के रूप में दैत्य, प्लस पीछे अरि या आरी, अरि का मतलब होता है मित्र शत्रु, दैत्य अरि शत्रु, तो अरि शब्द सही है, आरी नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें थोड़ा, अरि, तो दैत्य प्लस अरि हो गया, विद्या प्लस आलय हो गया, और विद्यार्थी। अगला है महाशय, या आ से आपको आप टुकड़ा करेंगे तो अ या आ के रूप में लेना है, तो महा सही होता है या महा, तो आप कहेंगे महा सही होता है, तो यहां ले लेंगे महा, महा प्लस आशय या अशय, तो यहां होगा आशय, परमार्थ, यहां से टुकड़ा करना है, जहां आ दिखे, जहां दीर्घ मात्रा दिखे वहां से हमें उसको तोड़ना है। परम या परमा, अ लेंगे परम, आ लेंगे परमा, तो परम सही होता है, परमा कोई शब्द नहीं होता, तो परम प्लस अर्थ। इस प्रकार से हमने ये आ के नियम के जो उदाहरण बन रहे थे उसे देखा है। ठीक है, बढ़ते आगे, ई का नियम। ठीक है, ई में भी वही नियम है,
ई का भी वही नियम है। तो ई का नियम देखोगे आप, तो ई या ई मिलके क्या बनेगी, दीर्घ ई। तो यहां संधि करना, पहले दो शब्द दे के उनको जोड़ के देखते हैं अपन इसके उदाहरण। देखो इधर है लघु ई और इधर भी लघु ई। लघु ई का मेल लघु ई से हुआ तो क्या बन गया, दीर्घ ई। तो यहाँ ई है वो दीर्घ बन जाएगी। तो ई प्लस ई बराबर ई। तो इसका हो जाएगा कवि। अब ये दीर्घ ई लगानी है हमें, ये नहीं लगेगी और इसकी मात्रा भी हट जाएगी। तो इस प्रकार हुआ कविंद्र। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। गिरि प्लस इस, तो इसे इधर भी ई और ई, इधर दीर्घ ई है तो इधर लघु ई और दीर्घ ई, तो भी दीर्घ ई बनेगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा गिरीश। इसको देखोगे दीर्घ ई लघु ई, तो दीर्घ ई बनेगा तो महती इच्छा। महती इच्छा। महती इच्छा। नदी प्लस इस, तो दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर भी दीर्घ होती है, तो इसका हो जाएगा नादिश। मुनि, मुनि प्लस इंद्र, तो लघु ई प्लस लघु ई तो दीर्घ ई, तो इसका हो जाएगा मुनीश। मुनि इंद्र। ठीक है, कुल मिला के आपको ई दीर्घ हो या लघु हो, दीर्घ हो या लघु हो, दीर्घ हो या लघु हो, उनका मेल होने के बाद जो बनेगा वो दीर्घ ई बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सूत्र याद रखना है, अकः सवर्णे दीर्घ। तो इस प्रकार से हमने संधि का जो विच्छेद दिया था उसको संधि करके देख लिया। अब इधर जो संधि दिए हैं इनका विच्छेद करके देख लेते हैं। तो कवि, कविंद्र, यहाँ क्या दिया है कविंद्र, तो कविंद्र का टुकड़ा करेंगे तो ई ए वहां से टुकड़ा होगा, और ई ए वहां से टुकड़ा होगा तो यहाँ ई का टुकड़ा होगा, आगे प्लस के आगे भी दीर्घ या लघु ई ले सकते हैं। तो कवि बनता है, तो कवि में कौन सी मात्रा सही होगी, दीर्घ या लघु। तो आपको पता है कि कवि में कवि होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब दीर्घ मात्रा नहीं होती है, लघु मात्रा होती है। और इंद्र, इंद्र, इंद्र में ई छोटा आता है, यानी लघु ई, दोनों लघु लघु। ये हमें मात्राओं का ध्यान होगा शब्दों का, तभी कर पाएंगे। तो एक बार आप इनका थोड़ा स्मरण कर लें। गिरीश, तो गिरी मतलब पर्वत, छोटी होती है बड़ी उसमें, यानी लघु होती है दीर्घ, तो आप कहेंगे लघु होती है। तो गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस ईश। श्री, यहां से टुकड़ा होगा श्री, आप नाम के आगे लगाते हैं श्री, कौन सी मात्रा आती है, लघु या दीर्घ, तो आप कहेंगे दीर्घ, तो दीर्घ श्री प्लस ईश, पहले अपन ने ले लिया है ईश। महती इच्छा, महती प्लस इच्छा, इच्छा में ही छोटा, महती इच्छा। कपीस, कपि प्लस ईश। अब ये हमने टुकड़े कर लिए और सब शब्द कैसे सार्थक है। देखो कवि, इंद्र, गिरी, पर्वत, ईश, भगवान, श्री, यानी उसकी मात्रा के बारे में बताता है श्री शब्द। ईश भगवान, महती मात्रा, इच्छा,
कपि, बंदर, ईश, भगवान। इस प्रकार से सब शब्द है वो कैसे सार्थक है। अब बढ़ते आगे। उकार, ऊ वाले शब्द, इससे जैसे हमने आगे पढ़ के आए, अब समझ में आ गया होगा आपको कि ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ या दीर्घ ऊ का मेल होगा तो बनेगा वो क्या बनेगा, नया वर्ण दीर्घ ऊ बनेगा। तो उसके अनुसार यहां देखोगे तो लघु ऊ और लघु ऊ, लघु और लघु ऊ बना, क्या बना, दीर्घ ऊ। तो अपन इसकी मात्रा दीर्घ लगा देंगे, यहाँ लघु है वहां क्या हो जाएगी, दीर्घ, क्योंकि ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ बनता है। तो इसका हो जाएगा भानुदय, भानुदय, दीर्घ मात्रा हो गई। लघु प्लस दीर्घ बराबर लघुर में, लघुर में, दीर्घ और लघु, दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा वधु सव, वधुत्सव। सु प्लस उक्ति तो बनेगा सुक्ति, गुरु प्लस उपदेश तो बनेगा गुरु उपदेश। इसमें ध्यान रखना र में ऊ की मात्रा की, र देखो र में लघु की मात्रा लगाएंगे तो अपन ऐसे लगाएंगे, और र में दीर्घ ऊ की मात्रा है जैसे मुड़ी हुई होगी इस प्रकार से। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हमने थोड़ा मोड़ा के बना ली, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, ठीक है। इस प्रकार से ऊ के नियम में हमने संधि कर ली, ये विच्छेद आए थे हमने संधि कर ली। अब इधर संधि दे रखी है, हम विच्छेद करके देख लेते हैं। भानुदय, तो जहां ऊ दिख रहा है दीर्घ ऊ, वहां से तोड़ेंगे इसको, तो तोड़ेंगे, ये ऊ दिख रहा है तो या आगे भी प्लस के आगे लघु या दीर्घ ले सकते हैं, और प्लस के बाद भी लघु ऊ या दीर्घ ऊ ले सकते हैं। तो इसका बनेगा भानु, भानु मतलब सूर्य, तो कौन सा ऊ आता है, लघु, और उदय, भानु प्लस उदय। लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, तो लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। सु प्लस उक्ति, सुक्ति का क्या बनेगा, सु प्लस उक्ति। अब आप कहोगे सर सु में कौन सा अर्थ निकल रहा है, अर्थवान हो गया, सु उपसर्ग है, ठीक है, और सु उपसर्ग, हर उपसर्ग का कोई न कोई अर्थ जरूर निकलता है। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव। गुरुपदेश, गुरु गुरु प्लस उपदेश। तो इस प्रकार से इसके हमने संधि भी करके देख लिया और विच्छेद भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की ओर, री की ओर। अब री के उदाहरण वही, री और री, लघु और दीर्घ भी हो सकते हैं, लघु और दीर्घ प्लस से आगे और पीछे, तो हम दीर्घ ही बनाएंगे। तो पितृ ऋणम, इसको संधि करना है, जोड़ना है, तो यहाँ लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ मिलके दीर्घ बन जाएगा, तो पितृ ऋणम, पितृ ऋणम। पुत्रिकार, पुत्री कार,
मात्र रिद्धि, मातृ रिद्धि, मातृऋणम, मातृ प्लस ऋणम तो क्या बनेगा इधर लघु और दीर्घ तो मातृ ऋणम। इस प्रकार से ये स्वर संधि के री वाले उदाहरण हमने देखे। आगे है पितृऋणम। पितृऋणम में संधि के रूप में दे रखा है और हमें करना है विच्छेद। तो जहां दीर्घ री दिख रहा है वहां से तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा पितृ, पितृ प्लस ऋणम, ऋणम, पितृऋणम। और होत्रिकार तो होत्री प्लस विकार। मात्र ऋणम को देंगे तो यहां जहां दीर्घ है ये भी दीर्घ है, इसमें मिसप्रिंट है। मात्र ऋणम तो मातृ प्लस ऋणम। मात्र रिद्धि, मातृ प्लस रिद्धि। इस प्रकार से विच्छेद किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कक्षा के माध्यम से हमने सीखा आज क्या क्या सीखा कि संधि की परिभाषा, कौन सा सूत्र है, अक्ष, वर्ण, दीर्घ, और संधि के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार। और उसके आगे हमने पढ़ा कि उनके उदाहरण लिए और उनको संधि और विच्छेद करना। तो इस कक्षा को आज की कक्षा है हम यहीं समाप्त करते हैं। दीर्घ संधि हमारे लगभग पूरी हो चुकी है और हम इसके जब पूरे टॉपिक पूरे हो जाएंगे संधि स्वर संधि पूरी तो सब मिक्स में उदाहरण और आपके सामने अलग अलग लेके आएंगे। नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंत में आपसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूं कि मैं यहां से जो आप वीडियो के अनुसार YouTube पे ये पाठ्यक्रम देख रहे हैं तो जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है इसको लिखने की भी आवश्यकता होती है और लिखने की आवश्यकता होती है तो उसमें आप वीडियो को चलते हुए बार बार रोकोगे लिखोगे तो आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए मैंने एक चैनल बनाया है YouTube इस पे व्हाट्सएप का चैनल है इसी नाम का सुरेश खराड़ी ई कक्षा नाम से। तो आप उस चैनल से जुड़े ताकि आपको जो ये PDF है वो वहां से उपलब्ध कराई जा सके। तो आपको एक तो इस PDF चाहिए तो चैनल से जुड़ोगे तो वहां से प्राप्त कर सकोगे। और यदि आपने इस YouTube चैनल सुरेश खराड़ी कक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें ताकि आने वाली जो सूचना है वो आपसे शीघ्र पहुंचे कि अगली क्लास कब आ रही है। उसका बेल आइकन को आप ऑन कर दें ताकि आपको तुरंत सूचना मिल सके और आपको आपकी पढ़ाई विधिवत आगे बढ़ती रहे। और अपने मित्र को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। पुनः मिलाऊं।